नेक्स्ट टॉपिक हमारा है द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, बुद्धिज्म के बारे में 6 चैप्टर में हम लोग डिटेल में देख चुके हैं, बुद्धिज्म और जैनिज्म दोनों के बारे में। लेकिन यहाँ पर जब हमने कुषाण रूलर की बात करी थी प्रीवियस लेक्चर के अंदर, तो उस कंटेक्स्ट में हम लोग बात करने कि बुद्धिज्म इस जमाने में कैसे फैला। ठीक है, हमने एक डायनेस्टी की बात करी थी, कुषाण रूलर्स। और उससे भी पहले वाली क्लास में हमने देखा था कि कुषाण रूलर्स में एक जो रूलर था वो था, ठीक है, कनिष्क। नहीं, इसके बारे में शायद से आई थिंक हम लोग पहली बार मतलब नाम सुन रहे हैं ना, पहली बार सुन रहे हैं ना। वो सातवाहन था, है ना, वो सातवाहन थे, गौतमी पुत्र सतकर्णी। यहाँ पर देखो ये लिख रखा है, कहाँ गया। हम्म, हाँ वो सातवाहन थे, ये रहा देखो, सातवाहन रूलर गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, मिक्स हो गया वो दिमाग के अंदर, सॉरी। कुषाण रूलर, सबसे फेमस कुषाण रूलर जो था वो था कनिष्क, जिसने आज से लगभग 1900 साल पहले रूल करा था। इसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज करी थी। ठीक है, और अलग अलग बुद्धिस्ट काउंसिल्स के अलग अलग पर्पस होते थे ना। तो इसने, जैसे याद है ना आपने उसमें देखा था प्रीवियस उसमें कि काल अशोक, अशोक ने भी बुद्धिस्ट जो वो काउंसिल थी वो ऑर्गेनाइज कराई थी। इसने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज कराई थी जहां पर स्कॉलर्स आए थे, वो मिले थे, और इन्होंने उन्होंने बुद्धिज्म से रिलेटेड, गौतम बुद्धा से रिलेटेड, गौतम बुद्धा की टीचिंग से रिलेटेड, जो गौतम बुद्धा के उस टाइम पर जो फॉलोअर्स थे, जैसे उनका एक राइट हैंड था, फॉलोअर था, क्या नाम था उसका, क्या नाम था। ठीक है, इन सब की टीचिंग्स को कंपाइल करने का काम चल रहा था यहाँ पर, कि बुद्धा की टीचिंग्स आने वाली जनरेशन भूल ना जाएं। और हर काउंसिल का यही पर्पस होता था कि हमें कैसे भी करके एक प्रिसाइज क्रिस्टल क्लियर मैनर में, जैसा कि ओरिजिनलिटी में बुद्धा जब जिंदा थे तब तो कुछ नहीं लिखा गया, लेकिन ओरिजिनल जो उनकी टीचिंग्स है वो कैसे भी करके कंपाइल करी जाए। अलग अलग काउंसिल के अलग अलग पर्पस होते थे, लेकिन सब में एक कॉमन बात यही थी कि उनकी टीचिंग्स को, और उनके जो उस टाइम पर जब बुद्धा जिंदा थे, तो उनके जो फॉलोअर्स थे उस टाइम पर, उनकी जनरेशन्स को हम लोग ट्रैक करें, और उनके थ्रू हम लोग पता लगा सके कि बुद्धा की सोच क्या थी, गौतम बुद्धा जी की सोच क्या थी, उनकी टीचिंग्स क्या थी। वो अलग अलग जो हम लोग जैसे बात करते हैं ना एग्जाम्पल्स की, कि याद है कि वो बूढ़ी लेडी जिसका बेटा मर गया था, तो वो बुद्धा के पास आती है कि इसको जिंदा कर दो, मैंने सुना आपके पास मैजिकल पावर्स हैं। तो बुद्धा कहते हैं किसी एक घर से ऐसे मुझे एक कटोरी चावल ला कर दो जहां पर आज तक कभी किसी की मृत्यु ना हुई हो, कोई मरा ना हो। लेकिन उसे ऐसा कोई घर नहीं मिलता, तो बुद्धा उसे क्या समझाना चाहते थे कि बहना, जो बर्थ और डेथ है वो इनएविटेबल है, उसको नहीं टाला जा सकता, आज नहीं तो कल ही आएगी। तुम्हारे बेटे के साथ जल्दी आ गई तो उदास मत हो, तुम्हें अपने आप पे संयम होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए। अगर तुम इसको समझ पा रहे हो कि ये डेथ तो होनी ही थी, जस्ट बिकॉज तुम्हारे सामने हो गई तो तुम्हें बुरा लग रहा है। तो बुद्धा एक लॉजिकल फ्रेम ऑफ माइंड डेवलप करना चाहते थे, और ऐसी बड़ी सारी जो टीचिंग्स थी, तो वो बुद्धा के मरने के बाद जो बुद्धा के फॉलोअर्स थे उनको ये लगा कि वो खत्म हो जाएंगे। जैसे अशोका के टाइम पे मैंने आपको बताया था ना, ऑलमोस्ट 1000 फॉलोअर्स सिर्फ बच गए थे बुद्धा के। अशोका अगर बुद्धिज्म के अंदर कन्वर्ट नहीं होता, तो बुद्धिज्म शायद से मिट गया होता। क्यों, याद है ना उसके पापा और दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, वो जैनिज्म के फॉलोअर्स थे, है ना। तो वो मिट गया होता अगर ये अशोका ने इनिशिएटिव ना लिया होता तो। ठीक है, तो हुआ क्या, यहां पर एक फेमस कोट पोएट था इसका, अश्वघोष। ठीक है, ये एक पोएट था, कवि था, जिसने बुद्धा की एक बायोग्राफी कंपोज करी थी, जिसका नाम था बुद्ध चरित। और ये कहां देखने को मिलता था हमें, ये हमें देखने को मिलता था बुद्ध चरित इसकी ये एक मिनट में, बुद्ध चरित, इसने बायोग्राफी वो करी थी कंपोज, और ये हमें किसके कोड में देखने को मिलता था, कनिष्क के। तो एक फिल्म्स का फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट, आप ये याद रखना, ये बुद्ध चरित्र जो है वो क्या है। तो वैसे तो आप बता ही दोगे कि बुद्धा की वो बायोग्राफी है, लेकिन फिर दूसरा सवाल कि किसने लिखी, तो अश्वघोष ने लिखी। तीसरा क्वेश्चन, अश्वघोष कौन था, अश्वघोष एक पोएट था, जो कि किसका कोट पोएट था, कनिष्क का। चौथा सवाल,
कनिष्क कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करता था? तो वो एक कुषाण रूलर था। समझ गए ना, सारी बातें कनेक्टेड है। अश्वघोष और दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स ने जब बुद्धा की टीचिंग्स को कंपाइल करना स्टार्ट करा, ये पहली बार था, ठीक है, मतलब पहली बार तो नहीं, लेकिन इस मतलब ये एक ना रिमार्केबल इवेंट था कि इन्होंने इस बार संस्कृत में लिखना स्टार्ट करा बुद्धा की टीचिंग्स को। अभी तक किसमें लिखी जाती थी, कोई बता सकता है मुझे? ज्यादातर अभी तक किसमें लिखी जाती थी पास्ट में? वेरी गुड, पाली एंड प्राकृत के अंदर, है ना, पाली एंड प्राकृत। मुझे कोई इसका लॉजिकल आर्गुमेंट बता सकता है कि ये संस्कृत के अंदर क्यों? अभी तक अगर पाली प्राकृत में लिखी जा रही थी तो वही कंटिन्यू करते हो संस्कृत में क्यों? सोच के देखो। सबसे पहले अगर मैं आपसे ये पूछूं आंसर देने से पहले कि पाली प्राकृत में क्यों लिखी जाती थी उस जमाने में पहले? लोकल लैंग्वेज थी। तो हाँ, तो अब इस लॉजिक को जोड़ दो कि पाली प्राकृत को बोलने वाले उस टाइम पर बहुत सारे लोग थे ताकि ऑर्डिनरी लोगों को समझ में आ जाए। अब इस कंसेप्ट को अगर यहाँ जोड़ो, अगर आपसे कोई पूछे कि संस्कृत में क्यों लिखी जा रही है, डेफिनेटली इसका मतलब जिस रीजन के अंदर अश्वघोष, कनिष्क रूलर्स, ठीक है, सॉरी कुषाण रूलर्स और कनिष्क जो है वो रह रहे हैं, तो डेफिनेटली उधर लोकल लोग ज्यादातर क्या बोलते होंगे, लोगों के समझ में क्या आती होगी, या फिर मासेस के साथ कनेक्ट करने की कैसी लैंग्वेज होती होगी? संस्कृत। डेफिनेटली ना, आप सोच के देखो यार, कोई भी चीज अगर जैसे ये बुक आपको एनसीईआरटी दिख रही है, कि आप दोनों हिंदी में कंफर्टेबल हो? अगर मैं ये टेक्स्ट हिंदी में दिखाने लग जाऊं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूं, मैं तो कुछ पढ़ा भी नहीं पाऊंगा। मैं हिंदी में साथ साथ बोल सकता हूँ इंग्लिश के साथ साथ, लेकिन हिंदी का टेक्स्ट भाई मैं नहीं हूं कंफर्टेबल, तो नहीं हूं ना। अब किसी भी इंसान को मुझे ये चीज समझानी है, मैं अभी जैसे हिंदी का यूज कर रहा हूं, मैं फ्रेंच थोड़ी ना बकने लगूंगा जब मुझे पता है कि किसी को समझ में नहीं आएगी। अगर मैं फ्रेंच में बोलने लगूँ ये सारी चीजें, आप लोग मेरे लेक्चर्स अटेंड करोगे क्या? बताओ, आओगे क्या क्लास में? मेरी फीस दोगे क्या मुझे? बताओ, होगा ऐसा? नहीं होगा। तो यही चीज है, मासेस के साथ कनेक्ट करने के लिए, उनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए इस टाइम पर जो थी वो संस्कृत डेवलप हो गई। देखो छोटी छोटी बारीकियां होती हैं, लेकिन ये आपको काम आएंगी अगर आप ऐसे देखोगे। 6 क्लास की एनसीईआरटी लोग क्या करते हैं, एक दिन में खत्म कर लेनी चाहिए, जल्दी जल्दी वो होनी चाहिए। हम देख रहे हो कितने महीनों से इसको लगा लगा के कंप्लीट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। ये अप्रोच आपको तो पता ही है वैसे, लेकिन जो नहीं जानते उनको बता रहा हूँ। अब इस टाइम पर एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म इमर्ज होकर आया, विच इज नोन एज महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। ये पूरा क्यों हो जा रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा। महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, कौन सा बुद्धिज्म डेवलप होकर आया? महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। इस फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के दो अलग फीचर्स थे जो कि प्रीवियसली देखने को नहीं मिलते थे, ठीक है। ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है प्रीलिम्स के अंदर 2019 के अंदर। आंसर उसका 12th क्लास की जो थीम 1 की बुक है उसके अंदर था, लेकिन यहां से भी सॉल्व करा जा सकता था, बिल्कुल सॉल्व करा जा सकता था, ठीक है। देखो, सबसे पहला, मतलब अगर अब आपको कल को डिफरेंस भी आ जाए ना कि क्या डिफरेंस था ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म और महायान जो बाद में स्कूल आया, और आगे बढ़ने से पहले, डिफरेंसेस बताने से पहले, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है जो कि मेरे दिमाग में चल रहा है कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वो आपको दे दें, इसके बारे में 2-3 स्टेटमेंट दे दें जो कि आपको पता हो, फिर वो एक स्टेटमेंट दे दें कहीं पर बीच में, पहली दूसरी तीसरी चौथी स्टेटमेंट ऐसी आ जाए कि महायान फॉर्म ऑफ द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म। तो कंफ्यूज मत होना, महायान बाद में आया, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म नहीं है, ठीक है। अर्लियर, पहले क्या होता था, हम पढ़ रहे हैं ना कि इसके अंदर ये महायान फॉर्म के अंदर, ये देखो नया फॉर्म कुछ आएगा तो ऑब्वियस ही बात है उसमें कुछ नई चीज तो होगी ना, तभी तो एक नया स्कूल ऑफ फॉर्म ऑफ स्कूल ऑफ थॉट डेवलप हुआ है ना। तो इस महायान स्कूल के अंदर क्या होता था, स्कूल समझ रहे हो ना, मतलब मैं बिल्डिंग स्कूल पढ़ने लिखने की बात नहीं कर रहा, एक लाइन ऑफ थॉट को कहते हैं हम लोग, है ना, स्टडीज में स्कूल, है ना। जैसे हम लोग कहते हैं ना साइकोलॉजी में कि ये स्कूल ऑफ थॉट है, वो स्कूल ऑफ थॉट है, फिलोसफी में कहते हैं, ऐसे ही यहाँ पर महायान को मैं बोल रहा हूँ कि इट इज अ न्यू स्कूल ऑफ थॉट अंडर द ब्रॉडर अम्ब्रेला ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। तो अब चेंजेस क्या है, नंबर 1 चेंजेस, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है ये, मीन्स के अंदर भी यूज कर सकते हो और प्रीलिम्स के अंदर तो डेफिनेटली क्वेश्चन बन ही सकता है क्योंकि 2019 में पूछा गया है। बुद्धा की जो प्रेजेंस थी, इट वॉज शोन इन स्कल्पचर बाय यूजिंग सर्टेन साइंस। अब उनकी मुद्राएं वगैरह यूज होने लगी, हाथ की मुद्राएं, जैसे वो कुछ मेडिटेशन का कुछ पोज बनाकर बैठे हुए हैं, कुछ साइन कर रहे हैं, वो जैसे
याद है वो जब बुद्धा ने कई बार मेडिटेशन करी थी, कब? जब उन्होंने घर छोड़ा था, वो फेल हो गए थे। फिर उन्होंने फाइनली, याद है ना, एक दृढ़ संकल्प लिया था कि जब तक मैं सारी चीजों के राज जान ना लूं तब तक मैं उठूंगा नहीं। तो 30-40 दिन का उनको समय लगा था। तो उस दौरान उनको कुछ ना थॉट्स आ रहे थे जो कि डिस्टर्ब कर रहे थे उनको आंखें खोलने के लिए। तो वो जमीन की तरफ इशारा करते हुए वो कहते हैं कि मेरी मेडिटेशन, मतलब ये देखो धरती में आप विटनेस हो कि मैं कोशिश कर रहा हूँ फोकस करने की, लेकिन कुछ नेगेटिव थॉट्स, कुछ नेगेटिव विचार मेरे अंदर आ रहे हैं जो कि मेरी मेडिटेशन तोड़वाना चाह रहे हैं। और फिर वो विचार डिस्पर्स हो गए। ठीक है। तो इस तरीके की जो साइन है, बुद्धा की ऐसी मूर्ति बनाई गई है कि एक जैसे वो मेडिटेशन की तरफ एक तरफ वो करके इशारा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ फिर वो क्या कर रहे हैं कि जमीन की तरफ दूसरा हाथ शो कर रहे हैं कि दिस अर्थ इज विटनेस, कि मेरे अंदर कितनी श्रद्धा है मेडिटेशन करने की। जस्ट एक थॉट मुझे बीच में तंग कर रहा है। ठीक है। तो यहां पर अब साइंस के फॉर्म में, सिंबल साइंस के फॉर्म में जो मूर्ति बनाने वाले थे, जो इनके स्कल्पचर्स बनते थे, जो भी पैनल पे इनकी जो भी नक्काशी बनाई जाती थी, उस पे अब बुद्धा का एक मूर्तिकार बनना स्टार्ट हो गया। फॉर इंस्टेंस, उनकी जो एनलाइटनमेंट है, कि बुद्धा ने एनलाइटनमेंट प्राप्त करी थी, ठीक है, उसको दिखाया गया बड़े सारे स्कल्पचर्स के द्वारा टाइम टू टाइम हिस्ट्री के अंदर पीपल ट्री से। तो ये पीपल ट्री यहां पर, ये एम्प्टी सीट जो है ना, ये सिंबलाइज ये करती है कि दिस वाज अ सीट। जैसा कि अलंकृत ने बोला, आज मैंने बोला, दोनों आप लोग ठीक थे। दिस वाज अ सीट विच सिंबलाइज्ड कि बुद्धा यहां अभी तक बैठे हुए हैं, एंड दिस सीट्स होल्ड रेलेवेंस इन द कंटेक्स्ट ऑफ, कि बुद्धा ने एक पेड़ के नीचे बैठकर, जो कि बोधि ट्री था, पीपल ट्री था, उस पर बैठकर एनलाइटनमेंट, उसके नीचे बैठकर एनलाइटनमेंट अटेन करी थी। दूसरा डिफरेंस क्या था? अब जो स्टैचूज थे बुद्धा के, वो बनाए जाने लगे। इससे पहले जो ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था ना, इनके बीच में डिस्प्यूट हो गया था। ये जो काउंसिल हुई थी ना अभी, जो हमने पढ़ी, जो कि ये देखो ऊपर जो काउंसिल जो कि ऑर्गेनाइज करवाई थी ना, इसने, किसने? कनिष्क ने, कुषाण रूलर्स ने। तो यहाँ पर क्या हुआ था, एक डिस्प्यूट हो गया था। ओरिजिनल जो बुद्धा के जो लाइन ऑफ थॉट था, स्कूल ऑफ थॉट था, वो ये बोलते थे बुद्धा को आप बुद्धा को आप मूर्ति की फॉर्म में मत बनाओ, क्योंकि बुद्धा कभी नहीं चाहते थे कि उनको भगवान की तरह पूजा जाए। लेकिन कुछ फॉलोअर्स उनके ऐसे थे, वो कहते थे नहीं यार, हमें मूर्ति की फॉर्म में बनाना जरूरी है, बुद्धा का रूप स्वरूप वरना आने वाली जनरेशन कभी जान ही नहीं पाएगी। तो ये डिस्प्यूट हुआ, तो उन्होंने कहा नहीं, हम फिर अलग फॉर्म ऑफ, अलग स्कूल ऑफ बुद्धिज्म बना रहे हैं, हम इसको नाम देंगे महायान बुद्धिज्म। तो दूसरा डिफरेंस यह हुआ कि जो ओरिजिनल बुद्धा के जो फॉलोअर्स थे, वो स्टैचू, बुद्धा की स्टैचू में बिलीव नहीं करते थे, क्योंकि वो ये कहते थे कि बुद्धा के साथ हम रहे हैं, हमने देखा है उनको। वो ये कहते थे कभी कभार, कभी भी, कि मेरी मूर्ति मत बनाना, मैं नहीं चाहता कि लोग मुझे भगवान की तरह पूछे। लेकिन जो आ, कुछ और फॉलोअर्स थे, वो नहीं माने इस बात को, और उन्होंने स्टैचूज वगैरह बनाए बुद्धा के। ठीक है। बहुत सारे स्टैचूज इसमें से, जैसे जो बहुत दो फॉर्म ऑफ वो माने जाते हैं ना, सेंटर्स ऑफ स्कल्पचर्स, इस मथुरा में भी बने और तक्षशिला में भी बने। ठीक है। सेकंड चेंज एक और था, वैसे सेकंड चेंज नहीं लिखना चाहिए इनको यहाँ पर, वैसे थर्ड भी बना सकते हो उसको, पॉइंट को, अगर आपको घसीटना है तो। लेकिन क्योंकि यहाँ पर स्टैचू और यहाँ पर ये है ना कि बुद्धा के अब स्कल्पचर बनाए जाने लगे थे, तो वो सेम बात है। लेकिन हम, आप तीसरा पॉइंट भी बना दोगे, कुछ टेंशन वाली बात नहीं है, दूसरा तीसरा जो मर्जी बना दो, समझने की कोशिश करो, सारे पॉइंट को ग्रैस्प करने की कोशिश करो। सेकंड चेंज क्या आया यहाँ पर देखो। सेकंड चेंज आया, एक नई सोच डेवलप हुई विद इन द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म। एक धारणा, एक विचार, एक विश्वास, किस चीज के अंदर? एक नया कंसेप्ट उभर कर आया, बोधिसत्वास का। ठीक है, बोधिसत्वास का। दीज वर सपोज टू बी पर्सन, बोधिसत्वास एक ऐसे पर्सन होते हैं, ठीक है, जिन्होंने, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, एनलाइटनमेंट प्राप्त कर ली है। ठीक है। एक बार एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद वो चाहते तो वो बिल्कुल अलग रह सकते थे दुनिया से, जब वो जान ही गए कि सुख क्या है, दर्द क्या है, जीवन का पर्पस क्या है, मृत्यु और जन्म इस जीवन का पार्ट है। जब वो सब कुछ जान गए, जब इंसान सब कुछ जान जाता है, लाइफ में अपना पर्पस जान जाता है, वो कभी दुखी नहीं होता। तो ध्यान से सुनना, बोधिसत्वा अगर चाहते तो वो आइसोलेशन के अंदर रह सकते थे और आराम से शांति में गुफाओं वगैरह में जाकर, उसमें जाकर, मोनेस्ट्रीज वगैरह में जाकर मेडिटेशन कर सकते थे पीसफुली। लेकिन ऐसी खास बात क्या है बोधिसत्वा में? एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के बाद कोई भी पर्सन बिल्कुल दुनिया से अलग होकर, मतलब आप ऐसा इमेजिन कर लो कि सन्यासी बनकर पहाड़ों पे जाकर, हिमालय वगैरह में जाकर तपस्वी बनकर मेडिटेशन करता है, जब तक वो
इस स्टेज पे ना पहुंच जाए कि उसकी आत्मा उसका शरीर छोड़ने के लिए अब रेडी है, और वो कभी भी छोड़ सकता है। बोधिसत्व भी छोड़ सकते हैं कभी भी अपना शरीर, लेकिन उनको ये लगता है कुछ सालों तक हमें आइसोलेशन में मेडिटेशन वगैरह प्रैक्टिस कर कर या शरीर छोड़ने की प्रैक्टिस ये नहीं करनी चाहिए। रेदर दुनिया में जो लोगों की मेंटेलिटी, जो साइकोलॉजी बिगड़ी हुई है, या फिर बुद्धा की जो टीचिंग्स हैं जिनकी वजह से हमें फायदा मिला और हमने बहुत जल्दी एनलाइटमेंट को प्राप्त कर लिया, तो क्यों ना हम पूरी दुनिया को ये ज्ञान बांटें और ये सिखाएं, ताकि ये वर्ल्ड पीसफुल बन सके और इंसान दूसरे इंसान की मदद कर सके। शक, नफरत, ये सब बिल्कुल भी एग्जिस्ट ना करें। तो ये एक अच्छा विचार होता था बोधिसत्वास का, इसलिए उनको बोला जाता है बुद्धिस्ट टीचर्स। बोधिसत्वा भी गुरु होते हैं, जैसे अलग अलग धर्मों के अंदर धार्मिक गुरु होते हैं, वैसे बोधिसत्वा भी गुरु होते हैं। वो अलग बात है कि आज के टाइम में ऐसा, अब पता नहीं आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि तिब्बत के अंदर जो मंक्स होते हैं, तिब्बत में जो पहाड़ों पे जाके वो मेडिटेशन वगैरह करते हैं, आप उनसे एक बारी बस बात कर आओ, मिलकर आओ, द नॉलेज एंड द टीचिंग्स दैट यू विल गेट विल बी, मतलब प्राइसलेस। वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपका होता है। इवन देखो, मुझे ना पर्सनल अगर मैं बात बताऊं, आउट ऑफ ऑल द रिलीजन्स बुद्धिज्म एक ऐसी चीज है जो कि कुछ जबरदस्ती फॉलो करवाने को बोल ही नहीं रहा। जैनिज्म तो फिर भी एक्सट्रीमिटी पे चले जाता है कि जोर की मत बोलो, तालियां मत बजाओ, कीटाणु मरेंगे, वो मरेंगे, जिसकी वजह से उनकी संख्या भी कम रह गई थी फॉलोअर्स की। इतनी एक्सट्रीम प्रैक्टिस इतनी आसानी से नहीं करवाई सकती ना लोगों से। लेकिन बुद्धिज्म मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगता है रिलीजन, जिसने काफ़ी हेल्प भी करी मेरी, क्योंकि इसने ही मुझे रास्ता दिखाया मेडिटेशन का। ठीक है, वरना पढ़ाई लिखाई भाई मेरे लिए कहाँ बनी थी, या मैं उसके लिए कहाँ बना था। तो द वर्शिप ऑफ बोधिसत्वास, बोधिसत्वास की भी वर्शिपिंग स्टार्ट हो गई। मतलब ये थे एक तरीके से बुद्धा के बुद्धिस्ट टीचर्स जिन्होंने एनलाइटमेंट प्राप्त कर ली थी, लेकिन क्योंकि इतनी अच्छी सोच के साथ इंसानी जीवन की मदद करने के लिए एक अहम कदम उठा रहे हैं, तो ये भी बहुत पॉपुलर बन गए। ठीक है, और ये सिर्फ पॉपुलर ऐसा नहीं कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में बने, सेंट्रल एशिया, चाइना, और कुछ सालों बाद कोरिया और जापान तक इनकी पहुंच बढ़ी। वो अलग बात है कि बाद के रूलर्स ने, देखो पता नहीं क्या हुआ, मैं भी एग्जैक्ट स्टोरी नहीं जानता कि बुद्धिज्म कैसे वैसे तो 90% बात तो हम सबको पता ही है कि मेडिवल इंडिया के टाइम पर जब इस्लाम आया तो ये बुद्धिज्म वगैरह कहीं टिक पाते। लेकिन सोचो ज़रा, हमारी कंट्री से जिस रिलीजन का, जिस आइडियोलॉजी का लाइन ऑफ थॉट का बर्थ हुआ, वो आज सिर्फ हमारे यहाँ ही इतनी फेमस ना होकर कोरिया, जापान, चाइना, इनमें कितनी फेमस है। यहाँ पर तो फॉलो ही यही होता है बुद्धिज्म वगैरह, है ना। तो बुद्धिज्म इसके बाद और भी जगह फैला, जैसे वेस्टर्न रीजन में फैला, सर्दर्न रीजन में भी फैला, जहां पर दर्जनों गुफाएं, दर्जनों मोनेस्ट्रीज पहाड़ों को काट काट कर मंक्स के रहने के लिए बनाई गई। ये कौन बनवाता था, हम प्रीवियसली इसको पढ़ चुके हैं, राजा, रानियां, या कोई ऐसे रिच लोग, अब वो रिच कुछ भी हो सकते हैं, वो ट्रेडर्स हो सकते हैं, वो मर्चेंट्स हो सकते हैं। और मैंने आपको एक और टर्म बताई थी प्रीवियस चैप्टर के अंदर, वो क्या था यार, वो श्रेणी बताया था आई थिंक, है ना, श्रेणीज, ग्रुप्स। अच्छा, मुझे इनमें से बताना जरा अलंकृता, कि अलंकृता आप बताना कि ट्रेडर्स, मर्चेंट्स और श्रेणीज में से हु सर्व्ड एज फर्स्ट बैंकर ऑफ एंशिएंट इंडिया। बैंक वाले पहले कौन थे? हैं बताओ, आप थे उस दिन की क्लास में कि नहीं थे? नहीं। हाँ, लेकिन वो उनके ग्रुप को श्रेणी कहा जाता था ना, है ना, ये पूछ रहा हूं मैं। ग्रुप का नाम है श्रेणी, है ना, कि एक कार्टेल उन्होंने बनाया। अच्छा, ये फर्स्ट बैंकर कैसे थे, क्या करते थे ये? बैंक क्यों कहा जा रहा है उनको एंशिएंट इंडिया के टाइम पर? ऐसा क्या करते थे बैंकों वाले, ऐसा क्या काम करते थे ये? बताओ, जल्दी बताओ। ये जो श्रेणीज हम लोग कह रहे हैं कि दे सर्व्ड एज फर्स्ट बैंकर इन एंशिएंट इंडिया, ये बैंकों वाला ऐसा क्या काम करते थे? तो उनको क्या मिलता था पैसे रख के उनके पास, अमीर लोगों को?
इंटरेस्ट मिलता था। और ये क्या करते थे फिर उससे, इनको इनको जब एक साथ पैसा मिल जाता था, कि उस पैसे को क्या करते थे? हाँ, घुमा देते थे उनको, घुमा मतलब गुम नहीं करते थे, मैं कह रहा हूँ घुमा देते थे, आगे दे देते थे किसी को ऐसा लोन ऑफ, और उससे हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट लेकर, और जिसने इनके पास डिपॉजिट कर रखे हैं उसको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट देकर ये अपना फायदा निकाल लेते थे, अपना मार्जिन निकाल लेते थे। ठीक है, तो दे सर्व्ड एज फर्स्ट बैंकर्स। आगे बात करते हैं। बड़े सारे ये जो गुफाएं वगैरह बनी मंक्स वगैरह के रहने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको ऊपर बता ही दिया है, ये किसके ऑर्डर पे बनी? राजा और रानियों के ऑर्डर्स पे बनी। ठीक है, दूसरी बनी मर्चेंट्स के ऑर्डर पे, फार्मर्स के ऑर्डर पे। ठीक है, सॉरी सॉरी, ऑर्डर पे नहीं, सॉरी सॉरी। ठीक है, मर्चेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस पे और फार्मर्स के योगदान पे। ठीक है, फार्मर्स क्या लेबर वगैरह प्रोवाइड करते होंगे। ठीक है, या फिर जो मंक्स वगैरह जैसे रहते होंगे तो वो बोलते होंगे कि अगर हाँ जब यहाँ पर वो बन जाएगी तो हम अनाज का कुछ हिस्सा इनको पहुंचवा दिया करेंगे, खाना वगैरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये हमारी तरफ से इनके लिए कंट्रीब्यूशन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, ये इंसान क्यों कर रहे हैं, बढ़ चढ़कर लोग इनके लिए आगे क्यों आ रहे हैं बुद्धिज्म के लिए? ताकि इन मतलब क्योंकि इनका विश्वास है उस चीज में, तभी तो ये करेगा। वरना आपको अभी कोई बोले कि किसी चीज को जाकर अपना महीने का इतनी इनकम, महीने का इतना जो आप कुछ भी काम करते हो वो इतना हिस्सा उठाकर दे, जब तक आपका लगाव ही नहीं है, अंदर से विश्वास ही नहीं है, कैसे कर लोगे वो वाला काम? है ना? अब ये जो केव्स थे, दीज वर ऑफन लोकेटेड नियर पासेस थ्रू वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट से जो रास्ते गुजरते हैं उनके पास थी ये। ठीक है, रोड्स यहाँ पर कनेक्ट करती थी प्रॉस्परस पोर्ट्स को, जो कि कोस्ट में लोकेटेड थी, जहाँ से शहर कनेक्ट होते थे, और डेक्कन एरिया के अंदर, सर्दर्न एरिया के अंदर, यहाँ से ये सारी रोड क्रॉस कनेक्शन होके इन पासेस से गुजरती थी। ठीक है, जहाँ से आसानी से मंक्स वगैरह ट्रैवल कर सकें, व्यापार भी हो सके, सब कुछ हो सके। ट्रेडर्स प्रोबेबली कभी कभार जब वो थक जाते थे तो इन मोनेस्ट्रीज में वो रुक जाते थे। ठीक है, इन केव मोनेस्ट्रीज में वो रुक जाते थे ट्रैवल करते करते। बुद्धिज्म इसके अलावा ईस्ट वर्ड्स भी फैला, साउथ ईस्ट वर्ड्स भी फैला। साउथ ईस्ट मतलब थोड़ा सा कंट्री के बाहर, मतलब वो निकल गया, और श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज की बात चल रही है, और दूसरे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के अंदर वो फैला, जैसे इंडोनेशिया वगैरह। और आप जानते ही हो इन सभी कंट्रीज के अंदर वो बहुत फेमस है आज के टाइम पे। ठीक है, अब यहां पर आपको एक बात अभी तक नहीं बताई थी मैंने। मैं अभी तक बोल रहा था कि महायान फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म क्या ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था या नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था? बताओ कैसा था, बताओ। न्यू फॉर्म था। तो ओरिजिनल फॉर्म का भी तो कुछ नाम रखा गया होगा ना, तो यहां से आप जान लो आज की क्लास से, ओरिजिनल फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म वाज नोन एज थेरावाड़ा। थेरावाड़ा। हाँ हाँ हाँ, हीनायान भी कहते थे उसे, वेरी गुड। ठीक है, हीनायान। और नितिन सिंघानिया की जब मैं आपको वो कराऊंगा, आर्ट एंड कल्चर की जब मैं क्लासेस लूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा कि इन नाम के अंदर भी थोड़ा सा डिफरेंस होता है। वैसे कोई डिफरेंस नहीं है कि हीनायान को ही आप थेरावाड़ा कह लो, लेकिन क्यों कह रहे हैं हम, दो नाम क्यों यूज कर रहे हैं, कुछ तो डिफरेंस होगा ना, तो कुछ डिफरेंस था। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी इंफॉर्मेशन रह गई, लेकिन उससे पहले आप नीचे देखो, ये लेफ्ट साइड में जो आपको मूर्ति दिख रही है वो बुद्धा की मूर्ति है, जो कि मथुरा से रिकवर करी गई। राइट साइड में बुद्धा की मूर्ति अगेन जो तक्षशिला से रिकवर करी गई। अब यही दो हमने पढ़े थे ना, दीज वर द सेंटर्स ऑफ आर्ट, जहां पर स्कल्पचर्स वगैरह बहुत ज्यादा बनते थे और बुद्धिज्म यहाँ पर पॉपुलर हुआ। तो ये जितनी आपने ये जो चीजें सीखी ना कि बुद्धिज्म पॉपुलर हुआ, सेंट्रल एशिया, चाइना, कोरिया, जापान, ये स्टेट पीएससी के एग्जाम में मतलब ऐसी चीजें आती हैं, कंट्रीज के नाम आते हैं, जैसे आपको लिस्ट दे देंगे भयंकर वाली लिस्ट। ठीक है, जिसमें 7-8 मतलब वो नाम होंगे। ऊपर आपने चाइना और वो सब देखा, नीचे आपने देखा श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया। ठीक है, इसके साथ साथ दो जगह भी याद रखना, एक मथुरा जहां पर मूर्तियां बनती थी, और तक्षशिला। तक्षशिला कहां पर है? पाकिस्तान के अंदर। ठीक है, फिर एक फैक्ट और जान जाओ, जैसे बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज बड़ी सारी जगह हमें देखने को मिली। तो अभी हम लोग गुफाओं वगैरह की बात कर रहे थे, जो कि बनती थी बड़े पहाड़ों, हिल वगैरह को काट कर, चीर कर, जिसके लिए राजा वगैरह कंट्रीब्यूशन देते थे, मर्चेंट्स देते थे, ट्रेडर्स देते थे, है ना? तो ये देखो, ये पूरा का पूरा एक खेल था, जिसको काट के कितनी सुंदर सी एक ब्यूटीफुल गुफा में एक केव बना दिया गया है। ये छोटा सा एक स्तूपा रखा हुआ है। ठीक है, और इस तरह की केव, वो आपसे बोल रहा था कि वेस्टर्न इंडिया के अंदर बड़ी सारी ये पॉपुलर थी। तो वेस्टर्न इंडिया में एक मेजर स्टेट तो हमारा महाराष्ट्र है। तो महाराष्ट्र के अंदर हमें एविडेंस मिलता है कि एंशंट इंडिया के अंदर जो बुद्धिस्ट मंक्स रहते थे, जिनके लिए उधर के लोकल राजाओं, रानियों ने, मर्चेंट्स ने कंट्रीब्यूशन देकर जो केव बनवाई,
उनके रहने के लिए, केव मोनेस्ट्रीज। तो उनमें से एक फेमस थी कारले केव। कारले केव। क्यों बता रहा हूँ मैं इतना डिटेल में इसके ऊपर? क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि कारले केव इन एशियंट इंडिया इज एसोसिएटेड विद नंबर वन हिंदुज्म, जैनिज्म, इस्लाम, जैनिज्म, बुद्धिज्म। अभी यहाँ पर देख रहे हो तो इजी लग रहा है, पेपर के अंदर इन दो ऑप्शंस में कंफ्यूजन हो सकती है, जैनिज्म और बुद्धिज्म। द राइट आंसर इज, क्या है राइट आंसर इसका? बुद्धिज्म। ठीक है, तो ये इसमें कुछ रह तो नहीं गया? नहीं, हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, तो पेज 100 क्या कह रहा है, वंस मोर पढ़ो मतलब। कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू तीसरा, हाँ वो हम आगे देखेंगे, वो मैं बताऊंगा। हाँ ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन कह रहा है ना कि कैन यू थिंक ऑफ हाउ बुद्धिज्म स्प्रेड टू अलग अलग, मतलब ये जो ऊपर कंट्रीज ने मेंशन कर रखी है कैसे गया था, ये अभी हम पेज नंबर 100 पे मैं आपको कहानी बताऊंगा, डिटेल में हम देखेंगे, कोई टेंशन नहीं है। जितने आज हमने आज की क्लास हमारी ना, और जो प्रीवियस क्लास थी वो बहुत फैक्चुअल थी। इंपॉर्टेंट आपको सारी चीज़ें याद रखनी है, 6 क्लास की एनसीईआरटी, लेकिन ब्रेन ओपनर पेजेस हैं ये दो तीन जो हमने पढ़े। काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में गिवन है, अगर हायर क्लासेस के अंदर या फिर उसके अंदर कोई डिफिकल्टी नहीं आएगी। ठीक है, और रिवीजन करना अपनी स्टार्ट करो बहुत अच्छे से, और बाकी की बातें हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। एक मिनट रुको, नेक्स्ट क्लास के अंदर।